बेंगलुरु नाम सुनते ही याद आती है आईटी इंडस्ट्री, लेकिन बेंगलुरु को देश का आईटी कैपिटल बनाने में कैसे टाटा ग्रुप का हाथ है और कैसे एक छोटे से Y2K बग ने बनाया बेंगलुरु को दुनिया का द मोस्ट रिलायबल आईटी सिटी। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन जरूर प्रेस कर दो। बेंगलुरु आईटी कैपिटल से पहले देश में कुछ और चीजों में महारत हासिल कर चुका था। पहले बेंगलुरु बना देश का इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल और उसके बाद देश का साइंस एंड एजुकेशनल हब। इसकी कहानी शुरू होती है लेट 1800s में। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के बेसिकली 3 गोल्स रखे थे अपने बिजनेस से हटके। इसमें सबसे पहला था एक लग्जरी होटल बनाना जो बाद में जाके ताजमहल होटल मुंबई बना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना जो लोनावला के पास में बनाया गया, और आखिरी सपना था एक अच्छी क्वालिटी का साइंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना जो इंडिया के लोगों को सर्व करे। और इसी थर्ड गोल के लिए इन्होंने लेट 1800s में पूरे देश के अंदर जमीन देखना शुरू करी। यहाँ पर फाइनली बेंगलुरु का लोकेशन चूज किया गया 2 मेजर रीजंस की वजह से। पहली बात, ये क्लाइमेटिकली और जियोग्राफिकली एक सही जगह पे था, और दूसरी, यहाँ किसी भी तरह का किसी और देश का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, जिसकी वजह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए ये एक आइडियल स्पॉट बना। उस टाइम बैंगलोर के महाराजा से इन्होंने परमिशन ली इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए, और खुशी खुशी इन्हें सिटी के सेंटर में 373 एकड़ की जमीन दे दी गई, और 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश कर दिया गया, जो तब से लेकर आज तक इंडिया का बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट है। देश का पहला मेजर साइंस इंस्टीट्यूट होने के कारण काफी सारे लोग देश के हर कोने से यहाँ पर आते थे, रिसर्च करते थे और पढ़ाई किया करते थे, और देखते ही देखते इस शहर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बाहर आने लगे। इसकी वजह से एक चेन इफेक्ट शुरू हुआ और दूसरे इंस्टीट्यूट्स, पब्लिशर्स, रिसर्चर्स और ग्रुप्स, ये सब अपने आप को बैंगलोर में एस्टैब्लिश करने में लग गए। ईयर 1930 से लेकर 1950 के बीच में बैंगलोर एजुकेशन के लिए और स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देश का कैपिटल सा बन गया था। अब हम 1960 से आगे आते हैं। दोस्तों, इस समय पर देश ने कुछ चीजें डिसाइड की थी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। इसके अंदर डिफेंस कंपनी सेटअप करना, एरोनॉटिकल कंपनी सेटअप करना और हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को सेटअप करना। इन सब के लिए भी गवर्नमेंट एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढ रही थी, और यहाँ पर बेसिकली 3 मेन रिक्वायरमेंट्स थी। पहला था क्लाइमेट, दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी कि अगर वॉर होती है तो ये शहर बॉर्डर्स से काफी दूर हो और ज्यादा इफेक्ट ना हो, और थर्ड था एक एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। बेंगलुरु ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर सकता था। यहाँ पर ऑलरेडी एजुकेटेड लोग रहते थे, बहुत ज्यादा वॉर कंडीशन से दूर था इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, और क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से रिसर्च लैब्स को सेटअप करने में बिल्कुल भी रिस्क नहीं था। 1960s तक HAL इंडिया, इसरो जैसी हमारी एजेंसीज ने हेडक्वार्टर सेटअप करे, और यहाँ पर इन्हीं बड़ी बड़ी एजेंसीज की वजह से दूसरी हाईटेक टेक्नोलॉजीज भी सेटअप होने लगी। इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले एक जने थे मिस्टर R.K. बलीगा, जो इंडिया के पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे और बाद में कर्नाटक स्टेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने, और साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इन्होंने मिड 1970s में एक प्लान सामने रखा बेंगलुरु में एक काफी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए। उस टाइम इंडिया पर कहीं भी कोई क्लस्टर नहीं हुआ करता था। इस सिटी के लिए इन्होंने काफी सारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स को मनाने की कोशिश करी। काफी कोशिशों के बाद इन्हें 322 एकर्स की जमीन में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की परमिशन मिल गई। सिटी के काम को शुरू करने के कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली 1988 में कम एज में ही इनकी डेथ हो गई, और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिटी एस्टैब्लिश होने के बाद ये कभी देख ही नहीं पाए। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी एक रूट बना दिया था देश को एक आईटी कैपिटल देने का। यहाँ पर उस टाइम में बहुत ही यंग इन्फोसिस और विप्रो, इन 2 कंपनीज ने अपने ऑफिसेज स्टार्ट करे, जो बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनीज हुआ करती थी। इसी के बाद में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जो आज भी और उस टाइम भी काफी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हुआ करती थी। इनके कैलकुलेटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और वीडियो चिप्स पूरी दुनिया में उस टाइम में बहुत बड़े स्केल पर यूज हुआ करते थे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पर इंडिया में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रही थी, या एटलीस्ट
कुछ चीजें आउटसोर्स करना चाहती थी। इसी टाइम पे उन्होंने काफी सारे शहरों को अप्रोच किया, लेकिन ज्यादातर मिनिस्ट्रीज इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रही थी। कहीं पे भी इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बेंगलुरु में इन्हें ना सिर्फ ऐसे लोग मिले जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाए, बल्कि 2 कंपनीज ऑलरेडी ऐसी एस्टैब्लिश थी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती थी, और साथ ही साथ एक एजुकेटेड वर्कफोर्स भी अवेलेबल थी। यहाँ पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने अपना पहला ऑफिस स्पेस स्टार्ट करा लेट 1970s में। अगली बड़ी कंपनी जो बेंगलुरु में आई वो थी जनरल इलेक्ट्रिक। उस टाइम पर विप्रो ने जीई के साथ एक डील सॉर्ट आउट करी, जिसकी वजह से जीई और विप्रो साथ में मिलकर काम करने वाली थी उनके हेल्प सेंटर में। इसके लिए जीई ने अपने एक बड़े ऑफिस स्पेस को स्टार्ट करा। इन 2-3 कंपनीज को बैंगलोर में आते हुआ देख यूएस के सिलिकॉन वैली में खबरें फैलने लगी। बेंगलुरु का नाम काफी फेमस हो गया कि अगर आप इंडिया में अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं तो बेंगलुरु से अच्छी जगह कोई नहीं है। धीमे धीमे IBM, इंटेल, HP, ओरेकल, इन सारी बड़ी कंपनीज ने भी बेंगलुरु में अपने ऑफिस स्पेस स्टार्ट कर दिए। एक बात स्प्रेड हो गई कि अगर इंडिया में IT का काम कहीं है तो वो बैंगलोर में है। दूसरी सिटीज में भी धीमे धीमे IT इंडस्ट्रीज पॉपअप हो रही थी, लेकिन ये सारे बैक एंड ऑफिसेज हुआ करते थे जहां जनरली नॉमिनल लेवल पे काम हुआ करता था, लेकिन एक्चुअल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, बोर्ड मीटिंग्स या फिर डायरेक्ट इंटरनेशनल बातें होती थी, उसके लिए बेंगलुरु ही कैपिटल बन गया था। बाकी शहरों की IT इंडस्ट्री बड़ी तो हो गई, लेकिन बेंगलुरु को कभी मैच नहीं कर सकती है। ये तो समझ आ गया कि बेंगलुरु इंडिया का IT कैपिटल तो बन गया, लेकिन इंडिया दुनिया का IT कैपिटल कैसे बना, इसकी कहानी भी बेंगलुरु से ही स्टार्ट होती है। आप में से काफी सारे लोग जो IT इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उन्होंने Y2K बग के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक टाइम पे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इसी से हुआ करती थी। जो ईयर होता था उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स ही डिनोट कर सकते थे, इसलिए ईयर 1998 को 98 और 1999 को 99। इसकी वजह से बेसिकली एक दिक्कत हुई कि जब ईयर 2000 आएगा तो कंप्यूटर जो बेसिकली 2 डिजिट्स में प्रोग्राम्ड है वो 1900s और 2000s में डिफरेंस कैसे करेगा, जिसकी वजह से काफी सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो प्रोग्राम्स हैं वो यूजलेस बन जाते हैं और पूरी तरह से डेटा बेकार हो जाता। इस बग को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर्स को रीप्रोग्राम करने की जरूरत थी, और इसके लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स की भी जरूरत थी। उस टाइम में भी ये काम हो सकता था, लेकिन एक ऐसा काम जो बेसिकली रिपेयरिंग का काम है, उसके लिए कंपनीज को काफी बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ती थी, और यहाँ पे बड़ी कंपनीज के सामने सॉल्यूशन निकल के आया बेंगलुरु। लेट 1990s में और स्टार्टिंग 2000s में काफी सारे ऑफिस स्पेसेस सेटअप हुए जो डेडिकेटेडली Y2K बग को सॉल्व करने के लिए थे, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ। कई सारी बड़ी कंपनीज जो यूएस, यूरोप और पूरी दुनिया में थी, वो बेंगलुरु को अपने सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड किया करती थी। यहाँ की IT कंपनीज उनको Y2K बग सॉल्व करके वापस करती थी। इस टाइम तक हमारे देश में बेंगलुरु से काफी अच्छे प्रोग्रामर्स बाहर आना स्टार्ट हो गए, और दूसरी बात ऐसी थी कि हमारा यूथ ऑलरेडी मैथ्स में काफी आगे था एज कम्पेयर टू दुनिया के और लोगों से। इसीलिए अगर इंडिया में किसी भी फील्ड का जना है ना, उसको प्रोग्रामिंग सिखाना काफी इजी था, जो कि दूसरे शहरों में आ सकती थी। लेकिन IT इंडस्ट्री का बूम बेसिकली Y2K क्राइसिस के टाइम पे ही आया था। हजारों एम्प्लॉइज कुछ ही सालों में IT फील्ड में काम करने लग गए। उस टाइम पर विप्रो, HCL, इन्फोसिस जैसी कंपनीज की निकल पड़ी, और इसके कारण आज देश में जिन कंपनीज के भरोसे ये शुरू हुई थी उनसे भी ज्यादा बड़ी हो गई। इसके साथ साथ इंडिया प्रोग्रामिंग की फील्ड में भी डेवलप हो गया, और आउटसोर्सिंग के अलावा एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ग्राउंड लेवल से डिजाइन होना भी इंडिया में स्टार्ट हो गई, और हमारे यहाँ पे एक्चुअल कंसल्टिंग कंपनीज स्टार्ट हुई। इसके बाद सबसे मेन जो चीज आती है ना बेंगलुरु को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो था इसका स्टार्टअप हब बनना। जो बेंगलुरु के IT कल्चर के कारण यहाँ पे यूथ या फिर एम्प्लॉइज हुआ करते थे, उनकी एज काफी यंग थी बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक नई फील्ड है, जिसके कारण यंग डायनामिक कल्चर जो स्टार्टअप के लिए नेसेसरी होता है वो बैंगलोर एक्चुअल में प्रोवाइड भी कर रहा था एज कम्पेयर टू बाकी शहर, जहां पर पुरानी इंडस्ट्रीज की वजह से कॉर्पोरेट्स जो एस्टैब्लिश थी। और यहाँ पर हमारे को देखने को मिले फ्लिपकार्ट,
बायजूस, स्विगी, ओला जैसे नए नए स्टार्टअप्स। बेंगलुरु में ऑलरेडी फॉरेन कंपनीज एस्टैब्लिश थी, जिसकी वजह से यहाँ पर फंड की कोई कमी नहीं थी और आज भी बैंगलोर इंडिया का सबसे अच्छा शहर है स्टार्टअप्स को फंड करने के मामले में। आज की बात करें तो DRDO के 12 लैब्स हैं, 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पे काम करते हैं। देश के 1260 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स जो MNC से सेटअप करे, उनमें से 456 बैंगलोर में मौजूद हैं। 67,000 से ज्यादा छोटी बड़ी IT कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। देश के सारे IT एम्प्लॉइज में से 35% सिर्फ बैंगलोर में ही काम करते हैं। इंडिया की GDP का 10% बैंगलोर से आता है और कर्नाटक स्टेट का 80% GDP सिर्फ बैंगलोर ही देता है। आज इंडिया दुनिया के 75% IT एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। IT एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बेसिकली देश के लिए, यहाँ के यूथ के लिए और यहाँ की GDP के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश को अगर ग्रो करना है ना, तो उसको टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड होना पड़ेगा और बैंगलोर इसका इकलौता एक रीजन है इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बैंगलोर की कहानी काफी पसंद आई होगी एक IT कैपिटल बनने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं कमेंट्स में या फिर लोगों से सुनता हूँ कि भाई बैंगलोर IT कैपिटल तो है, लेकिन वो बना क्यों, वजह क्या थी उसके IT कैपिटल बनने के लिए। बेंगलुरु के बारे में कुछ नया जानने मिला हो तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली जो बैंगलोर में रहती है या काम करते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।